दोस्तों नमस्कार। ऐसी राजनीति इस देश में कभी नहीं थी। ना जनसंघ के वक्त थी, ना बीजेपी के वक्त हुई, ना ही आरएसएस इस तरीके से थी और ना ही कांग्रेस की अपनी राजनीति इस तरीके से चलती थी। यहां तक कि इस देश के क्षत्रपों की राजनीति भी कभी इस तरह नहीं चली जो सब मौजूदा वक्त में हो रहा है। क्यों हो रहा है यह सब कुछ? यह एक बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि बदलती राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उसके इर्द गिर्द भारत की समूची संसदीय राजनीति कैसे आकर सिमट जाए और देश की गवर्नेंस भी उसी इमेज के आश्रय खुद को कहीं ना कहीं खड़ा पाए। यानी इस देश की समूची धारा एक शख्स के इर्द गिर्द आकर अगर खड़ी हो गई तो फिर उस इमेज के बनने का मतलब है तमाम जगहों पर जीत हासिल करते चले जाना, और अगर हार गए तो फिर उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। और शायद यही संकट बीजेपी के भीतर धीरे धीरे घुमड़ने लगा है। बीजेपी का अपना अस्तित्व किसी भी राज्य में कहां बचा है? उसके किसी नेता की पहचान किसी भी राज्य में कहां बची है? जिनकी पहचान, जिनकी राजनीतिक जमीन इससे पहले थी, उस राजनीतिक जमीन पर अब वो दोबारा खड़े हो नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज कुछ इस तरीके से बीजेपी के भीतर और बीजेपी के बाहर तमाम राज्यों में और दिल्ली में इस तरीके से गढ़ दी गई कि किसी भी नेता की जरूरत बीजेपी को नहीं है। और शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर जो ताकतवर नेताओं की एक कतार हुआ करती थी, वह सभी कमजोर होते चले गए और बहुतों को दरकिनार हाशिए पर यह कहकर ढकेला गया कि नई पीढ़ी को आने दीजिए। उम्र के लिहाज से जहां जरूरत हुई उसे साधा गया, उम्र के लिहाज से जहां जिसे दरकिनार करने की जरूरत हुई उसे दरकिनार किया गया। येदियुरप्पा 80 बरस की उम्र में भी बीजेपी की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री पद से जब हटाया गया तो उम्र का ही जिक्र किया गया, और अब जब लाया गया तो उनकी राजनीतिक जमीन पर बीजेपी कैसे जीत हासिल कर सकती है इसे परखा गया। तो अपने तरह की इमेज नरेंद्र मोदी ने गढ़ी है इस देश के भीतर में, और इसके पीछे जो खर्चा हुआ है वह खर्चा शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी की इमेज को गढ़ने के लिए इतना खर्चा नहीं हुआ होगा। आज जिक्र खर्चे का नहीं, आज तो जिक्र उस सियासत का जिस सियासत की जरूरत भारत के भीतर इससे पहले किसी नेता ने महसूस की नहीं होगी। एक एक राज्य को टटोलते चले जाइए, वहां जिन नेताओं की मौजूदगी उस राज्य की पहचान थी, उन नेताओं को उन राज्यों से हटा दिया गया और उनके बदले जिन नेताओं को जगह दी गई उनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। आप यह भी कर सकते हैं कि मोदी कैबिनेट में भी आपको राज्यसभा के ऐसे सदस्य नजर आएंगे जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। और इन सब इमेज को लेकर कांग्रेस जिस राजनीति की दिशा में लगातार बढ़ रही है, वह मोदी की इमेज पर ही सीधा हमला है। अडानी कांड अगर उसकी परतें खुल जाए तो यह इमेज क्या ढहढहा कर गिर जाएगी? अगर राहुल गांधी से पूछिए तो वो कहेंगे अडानी ही मोदी है। केजरीवाल से पूछिए जो विपक्ष की राजनीति को साध रहे हैं, उनसे पूछिए, वो कहेंगे ईडी ही अडानी है। अखिलेश यादव से पूछिए, वह भी कहेंगे, या फिर ममता बनर्जी कहती रही, चंद्रशेखर राव कहते रहे, सीबीआई ही अडानी है। इस देश के भीतर में कैग का जिक्र हो, इलेक्शन कमीशन का जिक्र हो, या फिर गवर्निंग बॉडी को लेकर किसी भी ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया जाए, उसकी पहचान अगर देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से नहीं जुड़ी या उनके उस कॉकस से नहीं जुड़ी जिसके आश्रय यह देश गवर्नेंस को देख रहा है, तब वो महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। जरा ध्यान दीजिए किस तरीके से बीजेपी के भीतर आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट यही है। अगर समूचे छत्रपों की कतार, अगर विपक्ष के तौर पर मौजूद कांग्रेस पार्टी उस इमेज को ढहढहाना चाहती है, और अभी तक इमेज का जिक्र नारों के जरिए होता था, पहली बार वो फैक्ट के साथ और अडानी कांड के जरिए 20,000 करोड़ का जिक्र है, शेल कंपनियों का जिक्र है, और इन सब के साथ ब्लैक मनी का जिक्र है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, तमाम परिस्थितियों में करप्शन का जिक्र है। लेकिन क्या वाकई कोई दाग इस इमेज पर कोई धब्बा डाल पाएगा?
मुश्किल सवाल है। मौजूदा वक्त में जिस राजनीति को साध रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसमें बीजेपी की अपनी पहचान सिर्फ उनकी इमेज से जाकर जुड़ गई है। और इस इमेज का मतलब होता है लार्जर देन लाइफ हो जाना, पार्टी से बड़ा हो जाना। और अगर उसमें जरा सी भी सेंध किसी ने लगा दी, वो ना सिर्फ सबसे बड़ा नेता होगा, बल्कि भारत की राजनीति के अपनी परिस्थितियों में वह एक चरम पर भारत की विपक्ष की राजनीति नजर आने लगेगी। तो क्या एक एक राज्यों को परखिए और जरा सोचना शुरू कीजिए। बिहार के भीतर पहचान पाए हुए दो नेता एक वक्त बड़े प्रमुख हुआ करते थे, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद। दोनों की स्थिति आज की तारीख में क्या है, यह बताने की जरूरत है। आप कहेंगे जी नहीं, बीजेपी की मौजूदगी तो बिहार में है, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। क्या सम्राट चौधरी को बिहार से सटे उत्तर प्रदेश या झारखंड में कितने लोग जानते हैं, यह भी एक सवाल होगा। जैसे ही आप झारखंड में आएंगे तो याद कीजिए, शुरुआत में जब झारखंड बना था तो एक नेता थे बाबूलाल मरांडी। आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान मौजूदा वक्त में बीजेपी में मुश्किल है। दूसरे नेता उनकी काट के निकल कर आए अर्जुन मुंडा। उन्हें भी किस कतार में दिल्ली ने खड़ा कर दिया, यह कोई बताने की बात नहीं है। अर्जुन मुंडा राजनाथ सिंह के बहुत करीब के हुआ करते थे। दिल्ली ने जब पर कतरने शुरू किए तो उस पूरी चौकड़ी के पर कतर डाले, जो चौकड़ी बीजेपी के भीतर सत्ता के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास विपक्ष के तौर पर भी दिखाती थी, और जब सत्ता में आ जाए तो वहां पर भी उसकी मौजूदगी होती थी। लेकिन एक झटके में वो ढहढहा कर गिर गया और नया नाम रघुवर दास का आया, जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं। यही परिस्थितियां आप कह सकते हैं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से एक झटके में सामने आ गए और कहा गया वह मोदी के करीब के हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो पुराने तमाम नेता का नाम तक आप भूल गए। आज कोई नाम आप ले नहीं पाएंगे कि हरियाणा में बीजेपी के कौन से कद्दावर नेता थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे लगातार पानी में तैरती नजर आ रही हैं, जिस पानी के भीतर की जमीन में कुछ भी नहीं है। तो कोई नेता आपको राजस्थान में नजर आता है जो कि बीजेपी को संभाले हुए हो? जी नहीं। वहां पर भी चेहरा एक ही चेहरे के इर्द गिर्द है, और वह चेहरा इस देश का चेहरा यानी बीजेपी का चेहरा यानी आरएसएस का चेहरा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मध्य प्रदेश के भीतर यही मुश्किल शिवराज सिंह चौहान के साथ है। पुराने दौर की उनकी ताकत और मौजूदा वक्त में उनकी हैसियत, दोनों के बीच खड़े होकर देख लीजिए, समझ जाइएगा किस तरीके से राजस्थान में तो नहीं मार पाए, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ऑपरेशन लोटस ने क्या खेल किया, यह सब कुछ हर किसी की आंख के सामने। और अब जब चुनाव आएंगे तो क्या जनता उस पीरियड को भूल चुकी होगी? बड़ा खतरा यह है कि तमाम राज्यों के जो हम नाम लेते चले जा रहे हैं और नेताओं के नाम ले रहे हैं, उस फहरिस्त में आप योजनाओं का जिक्र भी कर सकते हैं। वह कौन सी योजना इस राज्य में सफल हो गई जिसके बाद कहा जाए कि दरअसल बीजेपी को जनता वोट दे देगी? बिल्कुल नहीं। विपक्ष को वोट मिलेगा तो ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, वह दिल्ली से आएगा, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त दिल्ली के इशारे पर होगी। शिवराज सिंह चौहान बहुत पहले से मध्य प्रदेश में चाहते थे, लेकिन जब इच्छा दिल्ली की जागी और उस लार्जर देन लाइफ इमेज की जागी तो ही चीजें सफल हो पाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, आप नाम भी भूल गए, चेहरा भी आपको याद नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नेता है मौजूदा वक्त में जो बीजेपी का हो? आपको कोई नाम कोई चेहरा जहन में नहीं आएगा। वहां पर भी चुनाव होगा तो एक ही चेहरे के आसरे, और वह चेहरा और किसी का नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। गुजरात के भीतर झांक कर देखिए तो कुछ चीजें और साफ होगी। गुजरात तो अपना राज्य, और गुजरात के लोग ही तो समूचे देश पर इस वक्त शासन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन गुजरात के भीतर विजय रूपाणी, उनकी पहचान आनंदीबेन पटेल के बाद ना आनंदीबेन पटेल की चलती है ना विजय रूपाणी की चलती है। नितिन पटेल डिप्टी सीएम, लेकिन उनकी भी कोई पहचान नहीं। हार्दिक पटेल ना जाने क्या सोचकर कहां फिसले, लेकिन उनकी पहचान भी आज की तारीख में देश घूमते हुए सेल्फी ले लीजिए असम के मुख्यमंत्री के साथ, बड़ी बात है। लेकिन जो नाम इस दौर में आया गुजरात के भीतर, उनकी अपनी राजनीतिक पहचान, भूपेंद्र भाई पटेल,
बड़ा मुश्किल सवाल है। एक वक्त तो वो आनंदीबेन पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़वाने का काम करते थे, वहां संभालते थे वोटरों की लिस्ट को। और जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, यह तो गुजरात के नहीं है, यह तो महाराष्ट्र के हैं। तो गुजरात के भीतर के सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए महाराष्ट्र के नेता को गुजरात में लाकर खड़ा किया गया। और CR पाटिल किसी को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि वह दिल्ली के करीब हैं और उनकी अपनी राजनीतिक जमीन गुजरात के भीतर नहीं है, और गुजरात के नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन, उसका कोई महत्व बचा नहीं है। कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में येदियुरप्पा एक वक्त क्या, वही तो पहचान लिए हुए बीजेपी को दक्षिण भारत में सेंध लगाकर अपना झंडा फहराने की स्थिति में लाकर खड़ा कर गए। लेकिन उम्र आड़े आ गई या दिल्ली को ठीक नहीं लगा, तो उम्र के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से पहले, उसके बाद उम्र के लिहाज से उन्हें दरकिनार किया गया। और लाया किसे किया गया? वसवराज बोम्मई साहब को। बोम्मई जो कि जनता दल के कद्दावर नेता, उसी पार्टी में वसवराज भी थे और 2008 में यह बीजेपी में शामिल हुए। तो इनकी अपनी राजनीतिक जमीन ना तो बीजेपी के भीतर और ना ही संघ से कोई ताल्लुकात। जिस कर्नाटक में या दक्षिण भारत में संघ ने बड़ी मेहनत की, उस संघ के भीतर भी बोम्मई को कोई नहीं जानता है। लेकिन बोम्मई वहां पर बढ़ गए क्योंकि दिल्ली ने चाहा। कद का मतलब होता है कि हम ही सब कुछ हैं, और जब हम ढहेंगे तो हर कोई ढहेगा। और तमाम राज्यों के भीतर यह एक सवाल बीजेपी को लेकर खड़ा हो चला है, अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ना हो तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? अब कैसे जीतेंगे तक का तो सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि विपक्ष का कोई चेहरा चुनौती देने के लिए है नहीं। उनकी राजनीति पारंपरिक राजनीति है। लेकिन अभी कुछ और राज्य बचे हैं, वहां चलिए पहले, फिर इस राजनीति पर आएंगे। हिमाचल प्रदेश, एक वक्त प्रेम कुमार धूमल, उन्हीं के बेटे तो हैं अनुराग ठाकुर, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। लेकिन प्रेम कुमार धूमल को दरकिनार किया गया। कौन आए उस समय? राम सिंह ठाकुर किस रूप में निकल कर आए और उनकी क्या पहचान रही? और राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक जमीन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आगे क्या कभी निकल पाई? नहीं निकल पाई। उत्तराखंड के भीतर मौजूदा वक्त में पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने कल्पना नहीं कर पाए थे कभी कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे, वह मुख्यमंत्री बन गए। रमेश पोखरियाल अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, कहते हैं कई किताब लिखी, देश के HRD मिनिस्टर भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन आज की तारीख में उनकी अपनी राजनीति उनके अपने राज्य में कहीं नजर नहीं आएगी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, वह कुछ दिन रहे और उसके बाद जब निकल लिए, कुछ दिन का मतलब लंबे वक्त तक रहे, लेकिन जब धामी आ गए तो फिर यानी उस समय लगने लगा त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई जमीन बन रही है, मीडिया के भीतर उनकी पैठ हो रही है, तो किसी नए चेहरे को ले आओ। क्योंकि पार्टी अगर अपने किसी बीजेपी के छत्रप के जरिए खड़ी हो जाएगी तो मुश्किल होगा। और दक्षिण भारत और बंगाल की परिस्थिति देखिए तो बंगाल में कोई चेहरा नहीं। शुभेंदु अधिकारी आए जरूर हैं, लेकिन आज भी वह तमगा TMC का लेकर चलते हैं और TMC के इर्द गिर्द समूची राजनीति है। जंगल महल के इलाके के भीतर उनकी अपनी राजनीतिक जमीन है, उसके आगे पीछे उनका कोई नहीं है। तो उन्हें बार बार दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, किस तरीके से कौन सी लहर, कौन सा समीकरण या कौन सा चक्रव्यूह दिल्ली बनाएगी जिसके जरिए वह ममता बनर्जी को मात दे सकें, जो पहचान उनकी खुद उनके साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद तो तेलंगाना में आपको कोई चेहरा नहीं नजर आएगा, आंध्र प्रदेश में कोई चेहरा नजर नहीं आएगा, तमिलनाडु में कोई चेहरा नजर नहीं आएगा, केरल में कोई चेहरा नजर नहीं आएगा। बीजेपी के भीतर एक चेहरा इस दौर में जो चमक रहा है, वो चेहरा दरअसल कांग्रेस से आया हुआ असम के मुख्यमंत्री का है। इस दौर में उन्होंने अपनी पहचान बड़े शालीनता के साथ बहुत तीखी बनाई है। लेकिन एक और राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पहचान अपनी राजनीतिक ठसक के साथ बनाई है। उनको गिराने की कोशिश बार बार हुई, कई बार हुई, लेकिन वह टिके रहे। लेकिन इन दो चेहरे जब हम जिक्र कर रहे हैं तो दोनों की परिस्थिति समझिए। हेमंत बिस्वा जो निकल कर आए, कांग्रेस से निकल कर आए, और योगी आदित्यनाथ जो निकल कर आए वह हिंदू महासभा से चलकर आए। वही हिंदू महासभा जिसका जन्म सावरकर ने किया था, वही हिंदू महासभा जो एक वक्त हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर संघ और हिंदू महासभा के बीच एक टकराव भी होता था। लेकिन सावरकर हीरो हुआ करते थे उस वक्त, और अपने तौर पर संगठन को मजबूत हेडगेवार से लेकर गुरुजी ने जो किया वह उनके पीछे आकर खड़े हो गए।
लेकिन ध्यान दीजिए, बीजेपी से नहीं निकले योगी आदित्यनाथ, आरएसएस से भी नहीं निकले। उन्होंने अपनी ठसक के साथ अपनी राजनीतिक जमीन बनाई। लेकिन लगातार दिल्ली से जो चाल चली जाती है उसमें दूसरे नंबर का कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी के भीतर विमर्श अक्सर चलता है। और बीजेपी के 4 लोग या आरएसएस के 4 लोग जहां बैठ जाएं, वो यही सोचते हैं कि इस चेहरे के बाद का कौन सा चेहरा है। क्या वो अमित शाह का चेहरा है या फिर वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। योगी आदित्यनाथ 2027 तक तो और सक्रिय हो चले होंगे और वह जिस रूप में राजनीति संभाल रहे हैं उसमें 10 बरस के बाद वह दिल्ली में आने की परिस्थिति में होंगे या फिर गवर्नेंस के तौर पर अमित शाह तैयार होंगे। यानी गवर्नेंस, सरकार, बीजेपी, आरएसएस और इस देश के भीतर एक चेहरा, समूची राजनीति अगर इसमें सिमट गई तो इसके भीतर अब आपको झांकना होगा दिल्ली को संभालने वाले उन कद्दावर नेताओं की जो एक लिहाज से दरकिनार भी हो गए और एक लिहाज से दरकिनार होकर भी मुख्यधारा में बने रहने के लिए छटपटा रहे हैं। अडवाणी जी बाहर हुए, मुरली मनोहर जोशी बाहर हुए, शांता कुमार बाहर हुए, यशवंत सिन्हा बाहर हुए, एक लंबी कतार है। अरुण शौरी भी बाहर हुए, जिन्हें लगा कि जो शायद चुनौती दे सकते हैं या फिर जिन्होंने देखा समझा है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से या 2002 के गुजरात की जो पहचान दंगों के रूप में हुई उस दौर से, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा है और जाना है और समझा है, उन्हें कम से कम अलग कर दीजिए, क्योंकि इतिहास नेता का बिल्कुल अलग लिखा जाएगा। और वो इतिहास लिखने की दिशा में नरेंद्र मोदी जब बढ़े तो ये तमाम नाम दरकिनार होते चले गए। राजनीतिक तौर पर जिनकी पहचान मुख्यमंत्री के तौर पर है उसमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री की दौड़ में एक नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री से डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिए गए एक नाम देवेंद्र फडणवीस का। यह तीनों दिल्ली के बगैर एक कदम नहीं चल सकते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर मोदी की इमेज के आगे इनका कोई मायने कुछ रखता ही नहीं है, यहां तक कि अपनी राजनीतिक जमीन पर भी चल पाना इनके लिए मुश्किल है। 2 नाम और बचे हैं जो कद्दावर नेता हैं, दोनों बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसमें एक नाम राजनाथ सिंह का है, एक नितिन गडकरी का है। राजनाथ सिंह की खामोशी और योगी आदित्यनाथ के साथ सहमति, यह परिस्थिति उन्हें खुद को उस मुख्यधारा में बनाए हुए है। अन्यथा वह किसी रूप में आज की तारीख में आपको सिवाय सेना के लिए पर्यटन करते हुए ही नजर आएंगे। इस देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो जरूर नजर आएंगे। जिन बातों का जिक्र करेंगे उन बातों के आगे और पीछे एक ही नाम होगा, वह होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। दूसरा नाम है नितिन गडकरी का, जिनकी अपने बोल, अपनी पहचान राजनीतिक तौर पर आज से नहीं तब से रही है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। महाराष्ट्र के भीतर वो राजनीतिक तौर पर कमाल कर रहे थे, मंत्री के तौर पर कमाल कर रहे थे। नागपुर के हैं तो करीबी आरएसएस की, लेकिन एक झटके में जब संसदीय बोर्ड से उन्हें अलग किया गया और तमाम मंत्रालय छीनकर उनके सामने सिर्फ एक ही मंत्रालय दिया गया, अब आप सिर्फ सड़क बनाइए, तो हवाई जहाज या चार्टेड या हेलीकॉप्टर से जब उड़ते हुए नीचे सड़क का जिक्र भी होता है तो उस सड़क के जिक्र में भी आगे और पीछे एक ही नाम होता है, वह होता है नरेंद्र मोदी का नाम। सवाल यह है कि यह 2 नाम 2024 में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या फिर इन्हें माना जाएगा कि अब नई पीढ़ी को आने देने के लिए, और इन्होंने बहुत जिंदगी जी ली राजनीतिक तौर पर, अब ये राजनीतिक हाशिए पर नहीं जाएं बल्कि वहां से यह ज्ञान देते रहे जैसा ज्ञान मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को सौंपा गया था। तो उस ज्ञान की दृष्टि से बढ़ते हुए अगला सवाल यह है, क्या वाकई इस देश के भीतर में कोई काम नहीं हुआ है? योजनाओं की फेरिस्त इस देश के भीतर में 1-2 नहीं, 200 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो उनकी इमेज को बना रहा था, गढ़ रहा था धीरे धीरे अलग अलग माध्यमों से। वो गांव से जुड़ी हुई योजनाएं हो, शहरों से हो, महिलाओं से जुड़ी हो, किसान से जुड़ी हो, मजदूरों का जिक्र हो, रेहड़ी वालों का जिक्र हो, बैंकर्स का जिक्र हो, ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र हो, मिडिल क्लास का जिक्र हो, मीडिया का जिक्र हो। ध्यान दीजिए, हर चीज को लेकर जिन योजनाओं को जिस लिपिबद्ध तरीके से बीते 8-9 बरस में लिखा गया, उसी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को गढ़ना शुरू किया गया। शुरुआत मां गंगा से हुई थी,
मां गंगा ने बुलाया था। गंगा आज की स्थिति में भी वैसी ही है, वैसी ही निर्मल है, वैसी ही बह रही है, वैसी ही श्रद्धा आज भी है। लेकिन जो वादे किए गए, जिन योजनाओं को बनाया गया, उस पे जितना खर्च हुआ, कहीं उससे ज्यादा प्रचार पर खर्च तो नहीं हुआ। प्रचार को लेकर गढ़ने की परिस्थिति कैसे होती है? किसी आरएसएस के प्रचारक को तो अलग अलग जगहों पर बोलने के लिए अलग अलग विषयों को लेकर बुलाया जाता है और कहा जाता है इनका घर नहीं होता है, बल्कि अपने किसी स्वयंसेवक के घर को ही ये घर मानते हैं और वहीं रुकते हैं, वहीं घूमते हैं और यही उनका कद होता है। लेकिन इसको नई धारा एक प्रचारक के तौर से निकलकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर बहुत साफ तौर पर दी। अगर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द चीजें रहेंगी तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी, और कंट्रोल में रहेगी तो विपक्ष की राजनीति को साधना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जिन 200 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया गया, उसमें चाहे गांव को गोद लेना हो, चाहे डिजिटल इंडिया का जिक्र हो, चाहे मुद्रा योजना का जिक्र हो, चाहे गांव के भीतर मिलने वाले घरों की संख्या का जिक्र हो, तमाम परिस्थितियों को पलटते चले जाइएगा और जब आंकड़े आपके सामने आएंगे तो वो हैरत कर सकते हैं। आपको हैरान इसलिए कर सकते हैं कि जो बताया जाता है और जो फैक्ट है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर एक दूसरा सवाल आपका हो सकता है, बताता कौन है? बताया जाता है का क्या मतलब है? क्या कोई दूसरा फैक्ट है? ये आंकड़े 2019 तक तो चलते रहे, लेकिन 2019 के बाद से गायब हो गए। उसके बाद सरकार ने सोचा जो आंकड़े हम देंगे वही सच होगा और वही प्रक्रिया होगी, और उन आंकड़ों के इर्द गिर्द इमेज को गढ़ा के एक क्षण के लिए सोचिए, वह पूरी इमेज जो खड़ी की गई, अगर वह इमेज एक झटके में ढह के गिर गई तो बीजेपी का क्या होगा? और कोई भी राज्य उठा के लिख लीजिए, कर्नाटक ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी। 3 बड़े राज्यों में अगर सरकार ऐसे बन रही है तो इसके मतलब बहुत साफ हैं कि राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि रणनीति तौर पर चीजें इस देश के भीतर चलती हैं, और बीजेपी इसमें माहिर है, या फिर मौजूदा सत्ता को संभाले हुए नरेंद्र मोदी इस हुनर को बाखूबी जानते हैं। इसीलिए वो इस रास्ते निकल पड़े हैं। एक इमेज के आसरे इस देश को चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।